हेलो बच्चों, आज जेई एडवांस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, पेपर 2। और मैं केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, माई सेल्फ एनवी और फिजिकल इनऑर्गेनिक सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। देयर आर 4 क्वेश्चंस, ABCD ऑप्शंस हैं। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्किंग -1 की है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपके सामने है। The correct molecular orbital diagram for fluorine molecule is। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, तो जैसा आपको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होते हैं। पहला तो कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा एमओटी कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा एमओटी कंसेप्ट से है, जिसमें हमें करना क्या होता है, सीधा 2 ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है 4 ऑप्शन हमें दिए हुए थे। तो जैसे हमें पता है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मोर देन 14 आते हैं तो ये ऑर्डर हम भरने में यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल जो है ऑर्डर है, ये याद करना होता है बच्चे को। ठीक है, बस इसमें और लेस देन 14 में अंतर सिर्फ होता है यहाँ पर सिग्मा 2pz में और पाई वाले में। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं फ्लोरीन में काउंट करूं तो देयर आर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हमें भरने हैं इस ऑर्डर में। तो भरना हम चालू करते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार। यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। इसके बाद सिग्मा 2pz और उसके बाद पाई 2px2, पाई 2p/2। बॉन्डिंग में भरने के बाद अगली बारी आती है एंटी बॉन्डिंग में भरने की। तो पाई 2px2 स्टार और पाई 2pz2 स्टार। तो टोटल यहाँ तक हम 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। ठीक है, और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होता है, थोड़ा सा चेंज होता है इसमें कि ये यहाँ पर इंटरचेंज कर लेता है इसके साथ पोजीशन। ठीक, तो जैसा कि हमें ऑप्शन दिया हुआ था, हमें इस ऑप्शन को सर्च करना है जिसमें पहले सिग्मा 2pz आएगा, उसके बाद 2 पाई बॉन्डिंग एंड देन 2 पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक, तो ऑप्शंस के बारे में जाते हैं हम। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले सिग्मा जो है 2s की यहाँ पे 1s सिग्मा स्टार, उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, तो ये 2 सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा यहाँ से जो बना है 2pz, उसके बाद पाई के बॉन्डिंग वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाई के एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन है ये सी ऑप्शन में मैच कर रहा है। जो हमने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले सिग्मा में, उसके बाद 4 पाई बॉन्डिंग में और फिर उसके बाद 4 एंटी बॉन्डिंग में। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास स्क्रीन पे है ये किस टॉपिक में से है, सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कोलाइड्स। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कोलाइड्स, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफोबिक के लिए हम स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं जिसमें केमिकल मेथड्स हैं, ब्रेडिग आर्क्स मेथड है। ठीक है, तो इनके लिए हम स्पेशल मेथड यूज करते हैं, जबकि लायोफिलिक में हम सिंपली मिक्सिंग से उनको बना सकते हैं। तो ये जो यहाँ बोल रहा है स्टेटमेंट है कि दीज आर नॉट फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग। ये स्टेटमेंट सिंपल मिक्सिंग चलता है किसके लिए, लायोफिलिक के लिए, लेकिन लायोफोबिक में हमें स्पेशल मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं हम। फॉर इमल्शंस बोथ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड। ठीक है, तो इमल्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ कोलाइड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड हम आपस में मिक्स करते हैं जो कि इमिसिबल होते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मिशेल्स, थर्ड ऑप्शन है कि मिशेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग ए सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एंड एनी टेम्परेचर। ठीक है, तो मिशेल फॉर्मेशन के लिए कंडीशन होती है कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए CMC, उसके अलावा एक मिनिमम टेम्परेचर पर मिशेल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जिसको हम एसोसिएट कोलाइड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि एनी टेम्परेचर पे बना सकते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगले स्टेटमेंट पर मूव करते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे ये जो दोनों है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, अगर इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर होता है तो उसी केस में जो है यहाँ पर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो चूंकि इसने यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो टिंडल इफेक्ट वोंट बी शोन बाय दिस कंपाउंड।
तो जो हमारे सही ऑप्शन है करेक्ट इसमें वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन आंसर ए इज करेक्ट, जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। तो जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि स्पेशल मेथड यूज करते हैं हम इसके लिए। इमिसिबल लिक्विड को इमल्शन बोलते हैं इनके मिक्सचर को, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा ही हम इसको बना सकते हैं जिसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। और अगला स्टेटमेंट जो था हमारा कि सेम डिस्पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यूज कर लिया तो देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड नो टिंडल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। अगले सेक्शन पे मूव कर रहे हैं। सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं इसमें, और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं और फॉर ईच नेगेटिव आंसर -2 विल बी अवार्डेड। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है इसमें, यहाँ बच्चे को बहुत सावधानी के साथ क्वेश्चंस करने होते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा करेक्ट है और नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इसमें। तो अगला क्वेश्चन जो है द कॉम्प्लेक्स विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ये हमारा टॉपिक कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है कि कैलकुलेट आइसोमेरिज्म फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स। लेकिन आइसोमेरिज्म मालूम करने के पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना होता है, तभी हम क्लियर कट बता पाएंगे। तो जैसे जो कॉम्प्लेक्स इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो हम प्लेटिनम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं +2, दैट मीन्स इट इज 5d8 कॉन्फिगरेशन। अब 5d8 में ऐसा होता है कि जो 5d होता है इट हैज लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड इट फेवर्स dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यदि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि इट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब यदि मैं यहाँ पे प्लेटिनम में स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि यहाँ ब्रोमीन में एक साइड जोड़ देता हूँ, यहाँ पे अमोनिया और यहाँ अमोनिया। ठीक है, तो देखिए ऐसा होता है कि जीआई देखने के लिए हम किसी 2 ग्रुप को इंटरचेंज करके देखते हैं। अगर मैं इसे इंटरचेंज करूं तो ब्रोमीन के सामने यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, इसका मतलब ये पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स चेंज हो चुका है। तो अगर मैं इसे बोलता हूँ सी सही है तो दूसरा मैं क्या बोलूँगा? ट्रांस। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है वो कौन सी पॉसिबल है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। ठीक है, अब नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमें चारों, इन 4 ऑप्शन में हमें चेक करना है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो इस केस में सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हुए चलें। ठीक है, तो जैसे मैं पहले ऑप्शन पे बात कर रहा हूँ, ए ऑप्शन में जो प्लेटिनम है अगेन इट इज इन ए +2 स्टेट, और ये हो जाएगा हमारा 5d8। तो 5d8 इज ऑल्सो स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीआई ये दिखाएगा ही दिखाएगा, उसके लिए मुझे इसका शेप जो है ड्रॉ करना होगा। तो EN इज ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो अगर मैं EN को जोड़ता हूँ बाइडेंटेड लिगेंड को इस तरीके से, तो हमारे पास जो 2 लिगेंड बचेंगे मोनोडेंटेड, वो मैंने यहाँ बना दिए। अब जीआई चेक करने के लिए अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि नो जीआई इज पॉसिबल इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया यहाँ पर। नाउ वी आर चेकिंग ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन में जिंक का कॉम्प्लेक्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ से देखा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की वजह से इट इज हैविंग 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, और 3d10 चूंकि पूरा भरा हुआ है तो कोई संभावना नहीं है, ये हमेशा क्या शो करेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? ऑल 4 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। अगर हम किसी भी 2 ग्रुप को इंटरचेंज कर देते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कट गया यहाँ से। अब हम सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, इसमें जो प्लेटिनम है यहाँ 2 अमोनिया और 4 क्लोरीन है, दैट मीन्स इट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है कि ऑक्टाइडल ज्योमेट्री होती है, और ऑक्टाइडल ज्योमेट्री में अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से 2 अमोनिया यहाँ जोड़ देता हूँ सिस पोजीशन पे, ठीक, तो यहाँ Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अगर मैं यहाँ पे 2 ग्रुप को इंटरचेंज कर दूँ, ठीक, तो इंटरचेंज करने पे क्या होगा? अमोनिया के रेफरेंस में देख रहे हैं हम, तो अमोनिया अगर यहाँ था तो अमोनिया यहाँ पे आ जाएगा ट्रांस पोजीशन पे। इसका मतलब ये इसका सिस और ये इसका क्या हो जाएगा? ट्रांस। इसका मतलब इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस केस में। ठीक, इसके बाद लास्ट ऑप्शन हम डी चेक कर रहे हैं,
तो डी में यहाँ पे इसने क्रोमियम के साथ 2 EN ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन, एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक SO4 मॉलिक्यूल, ठीक। तो इस केस में अगेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, क्योंकि ये हमारा बाइडेंटेड था, ये मोनोडेंटेड, ये मोनोडेंटेड, ठीक। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो इस केस में इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि अगर मैं EN को यहाँ पे जोड़ता हूँ, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड मैंने यहाँ जोड़ दी है और यहाँ वाटर और सल्फेट को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहाँ पे जो है दोनों EN को ट्रांस पोजिशन पे यहाँ लगा दूँ, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांस पोजिशन पे लगा देता हूँ तो वाटर और सल्फेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सिस और इसको हम बोलते हैं ट्रांस। इसका मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है, यानी कि GI इसमें संभव है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। तो जो हमारा क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसके करेक्ट आंसर हमने चेक कर लिए हैं, डी एंड सी आर करेक्ट आंसर, और ये दोनों आंसर इसके नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट चैप्टर का। अब सॉलिड स्टेट में वैसे जनरली जो है इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनाया हुआ है लेकिन बेसिक फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम ध्यान समझते हैं पहले कि एटम्स ऑफ मेटल X, Y एंड Z, 3 मेटल इसमें दिए हुए हैं। तीनों के लिए बोला हुआ है कि एक में फेस सेंटर क्यूबिक है यूनिट सेल विद एज लेंथ Lx, तो FCC वाले के लिए Lx है। दूसरा मेटल BCC और इसके लिए एज लेंथ हमें Ly दी हुई है, और तीसरा सिंपल क्यूबिक है जिसमें एज लेंथ हमें Lz दिया हुआ है, ठीक। और रिलेशन जो है यहाँ पे गिवन है कि Mx, My एंड Mz आर द मोलर मासेस ऑफ मेटल्स, ठीक। इसके बाद Rx, Ry एंड Rz आर द एटॉमिक रेडियस ऑफ द मेटल X, Y एंड Z रेस्पेक्टिवली। और कुछ रिलेशन साथ में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो Rz और Ry का रिलेशन है, Ry और Rx का रिलेशन है, मोलर मास Z और My का रिलेशन है, मोलर मास Z और Mx का रिलेशन है। तो इन रिलेशंस को यूज करते हुए हम ये 4 ऑप्शन चेक करेंगे। पहले ऑप्शन में पैकिंग एफिशिएंसी कंपेयर करवाइए, दूसरे ऑप्शन में एज लेंथ कंपेयर करवाइए BCC और सिंपल क्यूबिक की, तीसरे ऑप्शन में हमें Lx और Ly कंपेयर करवाया है, ये FCC और BCC की एज लेंथ कंपेयर करवाइए। इसके बाद डेंसिटी ऑफ X एंड डेंसिटी ऑफ Y कंपेयर करवाइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम FCC में लेते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी होगी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स। इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होता है, तो ये हमने फार्मूला लिखा। इसके बाद एज लेंथ Lx यहाँ पे हमने रखा, ठीक है। अब Lx जो है हमें ये पता है कि FCC में 4 रेडियस ऑफ x इज इक्वल टू √2a, a मतलब एज लेंथ, और एज लेंथ को ये क्या दे रहा है यहाँ पे Lx। तो Lx को मैंने क्या किया, इस फॉर्म में लिख लिया 4Rx अपॉन √2 और इसका होल क्यूब, ठीक। ये मैंने रिलेशन यहाँ से यूज किया है। इसके बाद BCC के लिए मैंने लिखा, ठीक है। तो BCC के लिए जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं Z, वो होते हैं 2। यहाँ पे एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब, ठीक है। यहाँ रेडियस हम Ry यूज कर रहे हैं, नीचे a क्यूब यानी कि एज लेंथ का क्यूब Ly दिया हुआ है। अब इसके लिए बच्चों को याद होना चाहिए कि 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ y इज इक्वल टू √3, a मीन्स Ly। इस रिलेशन में Ly की जगह मैं ये रख देता हूँ 4Ry अपॉन √3। इसके बाद हम आते हैं सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक में पोटेंशियल यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी में Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं इंटू 4/3 πr क्यूब अपॉन एज लेंथ Lz का होल क्यूब। अब सिंपल क्यूबिक में रिलेशन क्या होता है कि 2Rz इज इक्वल टू होता है एज लेंथ यानी कि Lz। मैंने यहाँ पे क्या किया, Lz की जगह 2Rz रख दिया। अब पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का रेशियो लेंगे, ठीक है। अगर मैं इन तीनों का रेशियो लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये रिलेशन आएगा, ठीक है। इस रिलेशन को आगे सोल्व करने पर हमारे पास ये रिलेशन है आगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 4Z था, ठीक है। दूसरे के लिए जो है हमने यहाँ पे 2 यूज किया था, और उसके बाद जो है आगे सोल्व करने पर ये रिलेशन हमारे पास बनता है इन तीनों के लिए, और इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z होगा। तो ये हमने पहला ऑप्शन चेक किया है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे।
दूसरे ऑप्शन के लिए मैंने एज लेंथ Lx को लिखा है Rx की टर्म में, Ly को लिखा है मैंने Ry की टर्म में, और Lz को लिखा है मैंने Rz की टर्म में, ठीक है। अब हमें Lx और Ly का रेशियो निकालना है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो मेरे पास रिलेशन आता है Rx अपॉन Ry √3/√2। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में Rx अपॉन Ry की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं Rx अपॉन Ry, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए Rx और Ry का रिलेशन जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हमने उठा के जो है नेक्स्ट यहाँ पे रखा, ठीक है। तो रखने के बाद ये जो ऑप्शन आया वो 3/8√2 आया, ठीक है। तो ये ऑप्शन से आप देख सकते हो कि Lx जो है यहाँ से अगर मैं Lx कंपेयर करूँ तो इट इज लेस देन Ly, तो Lx इज लेस देन Ly, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, Lx लेस देन Ly, ठीक। तो यहाँ पे Lx लेस देन Ly, इसका मतलब सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा, ए हम चेक कर चुके हैं, ए सही था, ठीक है। अब बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, Ly और Lz का रेशियो, ठीक है। Ly और Lz का रेशियो अगर हमें देखना है, ठीक, तो इस केस में हम आए इस ऑप्शन पे कि सबसे पहले जो है हमने Ly लिखा r की टर्म्स में 4Ry अपॉन √3 और Lz को हमने लिखा 2Rx, जो कि मैं पहले लिख चुका था, ठीक। अगर इन दोनों का रेशियो हम लेते हैं, ठीक, तो ये Ly अपॉन Lz का रेशियो आएगा 2Ry अपॉन Rz √3। हमें Ry और Rz में एक रिलेशन दे रखा है जिसको हम चेक कर लेते हैं। इधर Ry और Rz का जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे आता है हम इसमें। तो Rz और Ry का रेशियो √3/2 गिवन है, इसको हम लाके √3 इसको हम लाके रखते हैं इस जगह, ठीक है। तो अगर हमने Ry अपॉन Rz रखा यहाँ पे, ठीक है, तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो ऑप्शन आया 4/3 आया, और इसको देख के हम कह सकते हैं कि Ly इज ग्रेटर देन Lz, यानी कि Ly ग्रेटर देन Lz, मैच करते हैं इसे हम, Ly ग्रेटर देन Lz, ठीक। तो Ly ग्रेटर देन Lz यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हम तीन चीजें चेक कर चुके हैं, पैकिंग एफिशिएंसी और एज लेंथ का आपस में कंपैरिजन रेडियस की सहायता से। अब लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचता है वो है डेंसिटी ऑफ x एंड डेंसिटी ऑफ y, ठीक। अब डेंसिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फार्मूला है हमारा, तो डेंसिटी के लिए जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ चेक करता हूँ x के लिए, तो डेंसिटी होती है हमारी, जनरल फार्मूला लिख देता हूँ मैं इधर, Zm अपॉन Na अवोगाड्रो नंबर, और यहाँ a³, a का मतलब है एज लेंथ, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा कि ये एज लेंथ हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेंसिटी x के लिए लिखता हूँ, तो x के लिए हो जाएगा Z हमारा 4 है, 4mx अपॉन Na Lx का होल क्यूब। ऐसे में डेंसिटी y के लिए लिखता हूँ, तो Z इसके लिए BCC था, तो Z इसका 2 था, मोलर मास y Na Ly का होल क्यूब, ठीक। अगर इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ dx अपॉन dy, तो ये हमारा आता है रेशियो 2mx अपॉन my Ly अपॉन Lx का होल क्यूब, ठीक। अब mx और my में रिलेशन, मोलर मास में रिलेशन इसने गिवन है, तो क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं मोलर मास में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मोलर मास जो है x और z में ये 3 टाइम्स ऑफ mx इज mz, और mz और my का भी रिलेशन हमें दिया हुआ था इसमें। इस रिलेशन को अगर हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक, ये हमने रिलेशन लाया यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में Ly और Lz का रिलेशन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 8√2/3, 2mx और my का रिलेशन हमें पता है 1/2। तो सॉल्व करने पर हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि डेंसिटी x इज ग्रेटर देन डेंसिटी y। तो आंसर इसके थे ABD, मार्क कर लेते हैं हम क्वेश्चन में साथ में, ठीक। तो हमने इस क्वेश्चन में जो चेक किया, तो लेंथी क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसे, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी हमने चेक किया अलग अलग इंडिविजुअली, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट था, बी ऑप्शन करेक्ट था, सी रॉन्ग था, और डेंसिटी हम चेक कर चुके हैं x इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है दो बेसिक चीज़ों पे था। आप कह सकते हैं कि जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसका सारा बेसिक इसमें आ रहा है, यूज हो रहा है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी में उसने Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ले लिया, इनका जो आपस में रिलेशन था रेडियस का, एज लेंथ का, ये यूज करवाया इसने, और इसे यूज करवाने के बाद इसने डेंसिटी वाला फार्मूला पूरा यूज करवाया, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम ये चारों ऑप्शन चेक किए हैं। तो सॉलिड का एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन मान सकते हैं अपन इसको। अब नेक्स्ट सेक्शन 3 पे मूव कर रहे हैं हम। 6 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए, ठीक है।
हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स हैं और यदि कोई आंसर सही नहीं है तो 0 उस केस में, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है सिंगल जो है इंटीजर वाला क्वेश्चन हम पहला देख रहे हैं कैसा हुआ। तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सबसे पहले H2S के 5 मोल, H2S reacts completely with acidified aqueous potassium permanganate solution. In this reaction, the number of moles of water produced is X and the number of moles of electron involved is Y. और हमसे पूछा है कि what is the value of X plus Y. अब इस क्वेश्चन में हमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं रिडॉक्स का है, ठीक है। प्लस रिडॉक्स के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हमें बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और बैलेंसिंग के साथ हमें यहाँ पे डी ब्लॉक की बेसिक नॉलेज भी होना आवश्यक है, ठीक है। तो डी ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है KMnO4, ठीक है। तो KMnO4 के बारे में हमें पता है कि इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और KMnO4 यदि हम लेते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ये हमने किस में लिया, एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन किस में बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोला है आपको एसिडिक मीडियम में, ठीक। तो अगर एसिडिक मीडियम में हम यूज़ करते हैं इसे, ठीक, तो ये बच्चे को याद होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में इट कन्वर्ट्स इनटू Mn+2 आयन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो मैं कर लेता हूँ कि इसका जो आयन है MnO4 माइनस, ये कन्वर्ट होता है Mn+2 में। बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं हम। Mn एटम बैलेंस है, 4H2O इस साइड जोड़ते हैं हम ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। इस साइड हम जोड़ देते हैं यहाँ 8H+, और चार्ज बैलेंस करने के लिए इस साइड आ जाएंगे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या पे ध्यान रखना है हमें, 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए हो गई। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो कंपाउंड है वो है H2S, ठीक है। तो ये H2S को किस में कन्वर्ट कर लेगा, सल्फर में, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग कैसे करें, इधर हम जोड़ देते हैं 2H+ आयन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारी बी हो जाएगी, ठीक है। अब जब रिडॉक्स को हम यहाँ पे जोड़ते हैं, दोनों हाफ सेल को जोड़ेंगे, तो ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है। ऐसा करने पे क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल आउट होंगे वो कितने कैंसिल आउट होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमने 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट किए हैं, ठीक है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ता हूँ, तो अगले पार्ट में हमारे पास जो बैलेंस रिएक्शन आई है वो ये आ जाती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को लाने के पहले हमने जो है 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट किए थे, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि H2S इज 5 मोल। अब यदि H2S 5 मोल यूज कर रहा है, ये पूछ रहा था कितना वाटर बना और कितने मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आए, ठीक। तो जैसा कि स्टोइकोमेट्री से मैं देख सकता हूँ कि इसके 5 के लिए ये 10 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं 5 मोल यूज करूंगा तो यहाँ पे 10 मोल इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुझे पता लग गई 10 है, ठीक है। तो ये Y था इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 10 मुझे पता लग गई। इसके बाद इसने पूछा था कि 5 मोल H2S से यहाँ पे H2O कितना प्रोड्यूस होगा। तो अगला काम हमारा मोल मोल एनालिसिस यूज कर लेते हैं। मोल H2S/5 इज इक्वल टू मोल H2O डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो H2S was given as 5, unknown is water molecule. After solving this, it comes as a 8. इसका मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने वाले हैं वो कितने प्रोड्यूस होने वाले हैं, 8। तो वाटर इज 8 मोल एंड इलेक्ट्रॉन इज 10 मोल। और इन दोनों का सम हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो x + y इज इक्वल टू 18 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है बैलेंसिंग का क्वेश्चन था, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन ये माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है मिक्स क्वेश्चन, यानी केमिकल बॉन्डिंग प्लस मैं कह सकता हूँ इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इन दोनों चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही पूछा है इसने कि हाइब्रिडाइजेशन इनका क्या होगा, sp3, इनमें से कितनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग के सिंपल मॉलिक्यूल्स का और कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स को अलग निकाल लेते हैं। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स निकल का है, तो निकल इज इन 0 स्टेट, ठीक है। 0 स्टेट मीन्स इट इज हैविंग 3d10 कॉन्फ़िगरेशन और ये ऑलवेज शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ से ये हो गया, ठीक। दूसरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम इज इन +2 स्टेट, दैट मीन्स इट इज हैविंग 5d at configuration and since 5d is having large value of delta, it always shows dsp2 hybridization। और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता इसमें, ठीक है।
बाकी सिंपल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के जिनका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक। तो अगर यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, तो ये I3+ का स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेरिक नंबर हमारा 2 बॉन्डेड एटम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और 2 लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है। जब भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक। ये हमने पहला चेक कर लिया, ये आंसर होगा। इसके बाद सिलिकॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे बॉन्डेड एटम 4 है और लोन पेयर 0 है, तो सम इज 4, तो ये होगा आंसर हमारा। इसके बाद यहाँ चेक करते हैं हम, देयर आर 4 बॉन्डेड एटम प्लस 0 लोन पेयर, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 2 बॉन्डेड एटम प्लस 3 लोन पेयर, तो ये 5 आता है स्टेरिक नंबर, तो दिस इज नॉट द आंसर। अगेन यहाँ पे आते हैं 4 बॉन्डेड एटम, आप चेक कर सकते हो यहाँ से 1 लोन पेयर, तो 4 + 1 5, इट इज नॉट sp3। ऐसे ही यहाँ चेक करते हैं 3 बॉन्डेड एटम प्लस 2 लोन पेयर, तो 5 है, इसका मतलब दिस इज नॉट द sp3 हाइब्रिडाइज। ये हम चेक कर चुके हैं, इट इज sp3। और उसके बाद यहाँ चेक करें तो 4 बॉन्डेड एटम आप देख सकते हो सीधा, और लोन पेयर हमने यहाँ ड्रॉ किया है 1, तो दिस इज नॉट द आंसर। प्लेटिनम हम चेक कर चुके हैं, dsp2 है, तो दिस इज नॉट द आंसर। इस केस में चेक करें तो 4 फ्लोरीन एटम आप देख सकते हैं, 4 बॉन्डेड एटम प्लस 2 लोन पेयर, दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ चेक करते हैं 3 बॉन्डेड एटम है हमारे पास, प्लस यहाँ पे एक हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर, तो लोन पेयर यानी कि 4 यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में काउंट कर लेते हैं कि कितने sp3 वाले थे, तो दिस वाज द फर्स्ट वन 1, इसके बाद 2, देन 3, इसके बाद काउंट करते हैं 3, उसके बाद ये 4 और उसके बाद ये यहाँ पर 5, तो टोटल आंसर इज 5 इन दिस केस। तो 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सावधानी रखनी थी, और बाकी तो सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, जो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ध्यान रखते हुए कि ऑक्सीजन अटैच विद द डबल बॉन्ड एंड क्लोरीन अटैचेस विद द सिंगल बॉन्ड, तो ये ड्रॉ करते हुए जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो बनाते हुए ड्रॉ करके हम आसानी से यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये मान लीजिए कि दिस इज मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मॉलिक्यूल ज़्यादा है, स्ट्रक्चर ज़्यादा है, पर इसका टफनेस लेवल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, और इसमें पूछा है आपसे काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग इन देयर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच मॉलिक्यूल, देयर सम इज, ठीक। तो हमें ऐसे एटम काउंट करने हैं जिनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आती हो, ठीक। अब ये क्वेश्चन किस पे आधारित है, ये केमिकल बॉन्डिंग का ही मान सकते हैं हम, साथ में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, ठीक है। अब लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में जो यहाँ ये पूछ रहा है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, ऑफ ईच एटम, ठीक, ऑफ ईच एटम। अब ये आगे मूव करने से पहले, ठीक है, हमें 2 टॉपिक की सही नॉलेज इसमें होनी चाहिए। पहली नॉलेज कि स्ट्रक्चर हम करेक्ट बना सकें मॉलिक्यूल का, और दूसरा आइडिया हमें रखना है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल ये है कि अगर कहीं पर हमने ए और बी बॉन्ड देखा एंड ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ए को दे देंगे, और इस केस में चार्ज यहाँ -1 और दूसरे मॉलिक्यूल पे चार्ज +1। अगर डबल बॉन्ड होता, ठीक है, तो डबल बॉन्ड में ये ए दोनों बॉन्ड खींच के ले जाता -2 और ये +2। लेकिन अगर सिमिलर एटम्स होते हैं, ठीक है, ए, तो हम इस केस में 0 कंट्रीब्यूशन लेते हैं दोनों के लिए, ए मीन्स 0 0। तो सबसे पहले जो है ये मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, Br3O8। स्ट्रक्चर में इसका ड्रॉ कर लेता हूँ Br3O8 में, ठीक है। तो ये बच्चे के लिए जो है यही चैलेंजिंग पार्ट था इस क्वेश्चन में कि पहले वो स्ट्रक्चर करेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर ले, ठीक है। अगर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली इसमें, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, तो ये दोनों बॉन्ड हम इसे दे देंगे, तो ब्रोमीन पे चार्ज आ जाएगा +6। इसके बाद ये दोनों बॉन्ड हमने ऑक्सीजन को दिया, इस ब्रोमीन पे चार्ज आ जाएगा +4। ऐसे ही हमने ये तीनों 6 बॉन्ड ऑक्सीजन को दिए, तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा +6। यानी इस मॉलिक्यूल में जो तीनों ब्रोमीन है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअली +6, +4 और +6 है। इसका मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल या एटम नहीं होगा, कोई भी एटम यहाँ पे 0 में नहीं है। इंडिविजुअली इन सब के लिए चेक करने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला काम स्ट्रक्चर ही देखेंगे हम इसका, जैसे OF2 मैंने देखा,
OF2 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ऑक्सीजन एक्वायर्स +2 चार्ज, ये -1 तो यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम H2S4O6 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस वाले केस में देखूँ तो इधर तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, दैट मीन्स यहाँ +5 स्टेट, इस वाले सल्फर का 0, इस वाले सल्फर का 0, इस वाले सल्फर का 0, और बाकी ये जो टर्मिनल सल्फर है इट इज़ हैविंग +5 स्टेट। इसका मतलब यहाँ हमने कितने काउंट कर लिए, 3 सल्फर काउंट कर लिए। ऐसे हम काउंट करते हैं किसमें, H2S4O6 में। H2S4O6 में अगर हम यहाँ पे ये बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ चार्ज आ जाएगा +5, यहाँ दोनों सल्फर हैं तो इस पे चार्ज आने वाला है 0, इस सल्फर पे चार्ज आने वाला है 0, लेकिन इस टर्मिनल सल्फर पर हम चार्ज देंगे +5। तो यहाँ पर 2 सल्फर ऐसे आ गए जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिमिलरली मैं यहाँ काउंट करूँ, ठीक है, तो ये दोनों बॉन्ड हमने ऑक्सीजन को दिया, तो दिस कार्बन एक्वायर्स +2 चार्ज, दिस कार्बन एक्वायर्स +2 चार्ज, पर ये जो कार्बन बीच में है इट इज़ हैविंग ओनली 0 चार्ज। तो हमारे पास एक कार्बन एटम ऐसा है विच इज़ इन 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो काउंट करें अगर हम यहाँ से, तो 2 सल्फर, 3 सल्फर +1 कार्बन, दे आर इन 0 ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स द आंसर इज 6। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आंसर जो है इस वाले क्वेश्चन में जो गिवन है, द आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन में रीड आउट कर देता हूँ पहले। फॉर हीलियम प्लस a transition takes place from the orbit of radius 105.8 picometer to the orbit of radius 26.43 picometer. The wavelength of the emitted photon during this transition is। ये आसान क्वेश्चन है and the topic is atomic structure। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है, ये लग रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ मूव आउट कर रहा है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R1 है जो हमें गिवन है, और हमसे पूछ रहा है कि इस दौरान जो एनर्जी एमिट होगी, यानी जो फोटोन एमिट होगा, उसकी वेवलेंथ यहाँ पे कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि यहाँ जो ऑर्बिट है वो कौन सा है और यहाँ जिस ऑर्बिट में जंप कर रहा है कौन सा है। तो चूंकि रेडियस इसने दे रखी है, ठीक है, तो रेडियस का हमारा जो रिलेशन है, ठीक है, बाकी डेटा इसने यहाँ पे दिया हुआ है, बोर रेडियस दिया हुआ है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम इस क्वेश्चन में चेक करना है सबसे पहले तो, ठीक, कि यहाँ से हमने सबसे पहले जो रेडियस हमें दी हुई थी, ठीक है, इस रेडियस को जो है हमने यहाँ पे दोनों रेडियस को फार्मूला जो यूज़ करना है इस केस में, ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रेडियस यूज़ करता हूँ। रेडियस का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 0.529 इंटू n² बाई जेड एमस्टोन। अब चूंकि इसने यहाँ पे पिकोमीटर में दे दिया डायरेक्ट, ठीक है, तो हम इस डेटा को लिख लेते हैं 52.9 इंटू n² बाई जेड और यहाँ पिकोमीटर, ठीक है। अब रेडियस R2 इज गिवन एज 105 ये हमें दिया हुआ है 105.8, और जेड जो है हीलियम प्लस के लिए हम 2 यूज़ करते हैं। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। इसका मतलब यहाँ जो हायर ऑर्बिट है इसमें n की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस ऑर्बिट में जंप कर रहा है उसकी रेडियस दी हुई है, तो अगेन इस रेडियस को मैं रखता हूँ 26.45 इज इक्वल टू यहाँ से 52.9 इंटू n² बाई जेड, यहाँ पे हीलियम के लिए 2 और यहाँ पिकोमीटर में है डेटा तो पिकोमीटर लिख दिया हमने। सोल्व करने पे n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 2 to 1 लेवल, ठीक है, और एटम कौन सा है, हीलियम प्लस। तो अब अगला हमारा काम क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो इसके लिए हम लेमडा का जो फार्मूला लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन के लिए Z² H इंटू C। अब हमें RH की वैल्यू दी हुई है, Z हमें यूज़ करना है 2, यहाँ पे H प्लैंक कांस्टेंट, रेडियस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, n1 हम निकाल चुके हैं 1, n2 निकाल चुके हैं 2। ये सारी वैल्यू रख के जब हम सोल्व करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आने वाला है 30 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, चूँकि सारा SI यूनिट में है तो जिसको मैं लिख सकता हूँ 30 नैनोमीटर। तो आंसर जो पूछा गया था हमसे वो आंसर पूछा गया था नैनोमीटर में, ठीक है। तो वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज 30 नैनोमीटर। तो ये एक आसान क्वेश्चन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का सोल्व किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये किस टॉपिक से है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार हम, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन इसने पूछा है ये बेसिकली मल्टी टॉपिक का क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन कोलिगेटिव तो एक आसान टॉपिक है, लेकिन अगर मैं उसमें मिक्स कर देता हूँ मोल कंसेप्ट का इंटर कन्वर्जन वाला पार्ट, तो बच्चे को मोल कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसी पोर्शन में, जिसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, ठीक। तो इसने क्या किया है, बहुत अच्छा इंटर कन्वर्जन इसमें मिक्स कर दिया क्वेश्चन में, ठीक। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। 50 ml ऑफ 0.2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.012 ग्राम पर ml एट 300 केल्विन, it is mixed with 250 ml of a solution containing 0.06 gram of urea. Both the solutions were prepared in the same solvent. The osmotic pressure in torr of the resulting solution is. तो हमसे क्या पूछा है इसने, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई पूछा है, ठीक। अब सबसे पहले तो ये देखें हम कि ये दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करवा रहा है, ठीक। तो यहाँ से सीधा मैं एक चीज़ करता हूँ, 50 ml प्लस 250 ml, यानी वॉल्यूम टोटल हमारा हो जाएगा 300 ml, और मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी लीटर में, तो मैं इसे लिख देता हूँ 0.3 लीटर इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। अब अगला काम हमारा क्या है कि अगर हमें पाई निकालना है, तो पाई का मतलब है पाई इज इक्वल टू एन टोटल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम टोटल, ठीक है, एन अपॉन वी बोल सकते हैं अपन इसको, इंटू आर इंटू टी, ठीक है। आर की वैल्यू इसने क्वेश्चन में दी हुई है 62 टोर, जो कि हम सीधा ऐसा ही यूज कर लेंगे। टेम्परेचर वाज गिवन एज 300, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, वी टोटल हम निकाल चुके हैं 0.3 लीटर, अब हमें एन टोटल निकालना है, जो इस क्वेश्चन का एक चैलेंजिंग पार्ट है, ठीक। तो सबसे पहले पहला सॉल्यूशन जो 50 ml है, इसमें मोल काउंट करेंगे यूरिया के, ठीक है। अच्छा, यूरिया के लिए मैं बता दूं, इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि इसके लिए जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है आई, ये होगा 1, और यदि आई 1 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो मोल ऑब्जर्व होंगे इट इज इक्वल टू मोल थियोरेटिकल। तो यहाँ हमें क्या करना है, सीधा जो मोल ये क्वेश्चन में लेगा उसी को सीधा जोड़ देना है। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता तो फिर हमें आई को यूज करके करना होता आगे। तो अब सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, किस डेटा में इस सॉल्यूशन में मोल यूरिया निकालने वाले हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले 50 ml एंड डेंसिटी वाज गिवन दिस 1.012। अगर हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देते हैं तो इट विल गिव मास ऑफ सॉल्यूशन which is 50.6 gram. We are considering that it is having x gram of urea and remaining mass is of water, ठीक। तो ये हमने कंसिडर किया, x ग्राम यूरिया मीन्स x अपॉन 60 मोल, ये n आ गया हमारा, और ये सॉल्वेंट का वेट आ गया ग्राम में, जिसको मैं kg में चेंज कर लूँगा, 50.6 माइनस x अपॉन 1000। अब जब मोलेलिटी गिवन है तो मोलेलिटी 0.2 होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट यूरिया अपॉन वेट ऑफ वाटर इन केजी। सॉल्व करने पर x हमारा आएगा यूरिया का 0.6 ग्राम, इसको मैं 60 से डिवाइड करूं तो इट इज़ 0.01 मोल ऑफ यूरिया। जो दूसरा सॉल्यूशन लिया था इसने 250 ml, उसमें दिया हुआ था डायरेक्ट इसने 0.06 ग्राम यूरिया, इसका मतलब इट इज़ 0.001 मोल ऑफ यूरिया इन अनदर सॉल्यूशन, ठीक। अब अगला काम हमें क्या करना है, सीधा सोल्यूट के मोल्स जोड़ देने हैं, यानी कि यूरिया जो हमें दोनों सॉल्यूशन से मिला, ये पहला सॉल्यूशन ये दूसरा सॉल्यूशन, सीधा हमने मोल जोड़े, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी, और सॉल्व करने पे इसका आंसर आता है 682 टोर। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कोलिगेटिव का आसान क्वेश्चन था देखा जाए तो, पर जिसको इंटर कन्वर्जन आता होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चैलेंजिंग पार्ट है इसका कि मोलेलिटी दी हुई है और इसमें हमें यूरिया का मोल निकालना है, जो कि हमें बहुत सावधानी के साथ निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 4 में। इसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस इन ईच, ठीक। और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आंसर के रूप में आएगी। करेक्ट जो है, करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड, और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 0 मार्क्स फॉर एनी रॉन्ग आंसर, ठीक। तो इस क्वेश्चन में पहला जो पैराग्राफ अपन देख रहे हैं, ये कर्व बेस्ड पैराग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हमें दिया हुआ है ST माइनस S0 इन जूल पर मोल केल्विन, वैल्यू 5 और 6 दी हुई है, ठीक है।
और हमें अल्फा बीटा दो कर्व दिए हुए हैं इस तरीके से। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फॉर फेजेस अल्फा एंड बीटा एट 1 bar pressure is given. ST and S naught are entropies of the phases at temperature T and 0 Kelvin respectively. तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा बीटा फेज चेंजेस 600 केल्विन। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब होता है अल्फा और बीटा दोनों में इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, और अगर ये इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ मैं डेल्टा जी क्या यूज़ करूँगा, 0, और डेल्टा जी 0 यूज़ करने का मतलब डेल्टा जी होता है हमारा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 500 केल्विन पर हम डेल्टा एच माइनस बराबर टी डेल्टा एस यूज़ करने वाले हैं। ठीक, आगे दिया हुआ है सी पी बीटा माइनस सी पी अल्फा इज इक्वल टू 1 जूल मोल पर केल्विन। ठीक है, यहाँ पे हीट कैपेसिटी है ये। अज्यूमिंग Cp minus C is independent of temperature in the range of 200 to 700 Kelvin. तो इनके बीच में यहाँ पे टेम्परेचर का कोई यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा और हीट कैपेसिटी है अल्फा और बीटा फेजेस की। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज एस बीटा माइनस एस अल्फा इन जूल पर मोल केल्विन एट 300 केल्विन। अब देखिए टेम्परेचर इसने 300 केल्विन दे दिया है, Ln2 की वैल्यू दी हुई है और एस बीटा माइनस एस अल्फा एट 0 केल्विन, जो 0 केल्विन पर एंट्रोपी किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन की 0 मानी जाती है, तो ये वैल्यू हमें 0 दे दी है इसने। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो हम कर्व को एनालाइज करते हैं। ये जो टेम्परेचर दिया हुआ एक्सिस पे 600 केल्विन पे दिया हुआ है, जहाँ अल्फा और बीटा का जो कर्व है इसको अगर मैं मैच करूँ इस टेम्परेचर पे तो ये वैल्यूज आती है 5 और 6। इसका मतलब इस कर्व से मैं कह सकता हूँ कि एंट्रोपी बीटा माइनस एंट्रोपी अल्फा कौन से टेम्परेचर पे 600 पर, दिस वैल्यू इज 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो जो चेंज है इन दोनों का 600 पर हमें गिवन है, लेकिन पूछा क्या है हमसे कि इनका चेंज पूछा है कहाँ पर, 300 केल्विन पर। ठीक, तो अब इसको कैसे सोल्व करना है वो आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए मैं S2 माइनस S1, ठीक है, यानी कि T2 टेम्परेचर मैंने माना 600 और T1 मैंने माना इज इक्वल टू 300। तो जब अपन S2 माइनस S1 कौन से फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं, डेल्टा S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq बाई टी का, और यहाँ लिमिट T1 से T2 में हम रख सकते हैं। ठीक है, dq बाई टी। इस केस में ये जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ मैंने रखा टेम्परेचर T1 से T2 और यहाँ पे dq की जगह c dt अपॉन टी। अगर dt अपॉन टी को हम यहाँ सोल्व करें तो Cp अल्फा ln आ जाएगा यहाँ पे T2 अपॉन T1, इंटीग्रेशन किया हमने और लिमिट पुट करी। ठीक है, तो S एंट्रोपी फॉर अल्फा 600 माइनस 300 की वैल्यू आ गई हमारी Cp अल्फा ln 600 अपॉन 200, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Cp अल्फा ln2। ठीक, सिमिलरली हम बीटा के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कर्व के लिए, तो यहाँ पे अगेन वही यूज़ किया S2 माइनस S1। ठीक है, ये बीटा नोटेशन लगाया हमने, टेम्परेचर T2 माइनस T1, लिमिट T1 से T2 और Cp बीटा dt बाई टी, सेम इसी तरीके से यूज़ किया, और ये चीज़ भी हमारी क्या आ गई Cp फॉर बीटा ln2। ठीक, अब ये इक्वेशन अगर मैं 1 मानता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 मानता हूँ। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 में से 1 को माइनस कर दिया। ठीक, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास रिलेशन आएगा S600 बीटा माइनस S600 अल्फा माइनस S300 बीटा माइनस 300 अल्फा, और ये वैल्यू चूँकि इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ मैं, तो Cp बीटा माइनस Cp अल्फा ln2 यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है हमने अभी निकाली थी कर्व से, 6 माइनस 5 यानी कि 1 था। ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है क्वेश्चन में, ये यहाँ से देख सकते हो आप पिछले क्वेश्चन में जिसे हमने यहाँ देखा, पूछ रहा है बीटा माइनस एस अल्फा कहाँ पर पूछ रहा है, 300 केल्विन पर। ठीक, तो ये चीज़ हमसे पूछी है, इन दोनों का डिफरेंस। हमने क्या किया, यहाँ पर Cp माइनस Cp बीटा माइनस Cp अल्फा गिवन इन द क्वेश्चन एज 1, यहाँ ln2 दिया हुआ है 0.693,
सोल्व करने पर अगर मैं इस वैल्यू का देखूँ आंसर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.693 विच इज़ 0.307, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लिख सकते हैं 0.31। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है 0.31, ठीक। और यूनिट इसकी जूल में ही आएगी, ठीक है, जूल पर केल्विन, ठीक। इसी पैराग्राफ में जो अगला क्वेश्चन है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, सेम जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 600 केल्विन पर इसने अल्फा और बीटा के लिए कर्व दिया हुआ है, इस एक्सिस पे ST माइनस H0 दिया हुआ है, तो चूंकि H0 तो 0 मान सकते हैं अपन, तो ये एंट्रोपी की वैल्यू है, ठीक। ये 5 है किसके लिए, अल्फा के लिए, ठीक है, और बीटा के लिए 6 है, ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 600 केल्विन पर अगर हम डेल्टा एस कैलकुलेट करें, ठीक है, यानी कि एस बीटा माइनस एस अल्फा कैलकुलेट करें, ठीक, तो ये हमारा आता है 6 माइनस 5। और जैसा कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर पर जो कि 600 ही दिया हुआ है, तो डेल्टा जी 0 में रखूं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस, ठीक। यहाँ से डेल्टा एस मैंने ये रखा, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 600, तो डेल्टा एच की वैल्यू 600 पे कितनी होगी 600 इंटू 1, ठीक है। ये यूनिट इसकी हम लिख लेते हैं जूल, ठीक। तो ये जूल में, जूल पर मोल में ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। जूल पर मोल में ये आंसर आ गया 600 इंटू 1, ठीक। लेकिन अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है इसने, ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज एट 300 केल्विन। अगेन वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली मुझे पता है कि डेल्टा एच 600 पर ये हमारा आया था 600 जूल पर मोल, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये हमसे जो डेल्टा एच पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 300 पर कितना होगा, ठीक। तो अगर दो डेल्टा एच की वैल्यू आपको दिख रही है, तो उस केस में वी कैन यूज किरचॉफ इक्वेशन, ठीक। तो किरचॉफ इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू, यहाँ से CP, यहाँ से ले लो मैं बीटा माइनस CP अल्फा और टेम्परेचर T चेंज T2 माइनस T1। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये मैं मानता हूँ 600 पर और ये मैं मानता हूँ 300 पे जो हमें निकालना था, ठीक। तो CP बीटा माइनस CP अल्फा इज गिवन एज 1, ठीक। टेम्परेचर T2 हमने 600 लिया, टेम्परेचर T1 हमने 300 लिया, ठीक है। सोल्व करने पे ये डिफरेंस आ जाएगा 300 और ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी इज इक्वल टू 600 जूल पर मोल, ठीक है। तो दिस वाज 600 जूल पर मोल। तो यहाँ से मैं सीधा लिख सकता हूँ कि डेल्टा एच फॉर 300 इज इक्वल टू 300 जूल पर मोल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 300 और यूनिट इसने दे रखी है किस में निकालनी थी, जूल पर मोल में। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द पैराग्राफ जो कि एंथैल्पी चेंज यानी कि किरचॉफ इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था।